गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 12 का बितान भाग 2 से डायरी के पन्ने चैप्टर का चौथा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। पिछले भाग में आपने देखा कि छिपने की जगह पर चले गए लोग, और पिछले भाग में उसने जहाँ पर रुके हैं वो पापा का उनके ऑफिस ही था, ऑफिस में ही रुके हैं। तो उस बिल्डिंग का वर्णन किया था कि किस प्रकार से वो खुफिया विभाग बिल्डिंग की तरह है कि अगर बाहर से साधारण आदमी आए तो वो पहुंच नहीं सकता है। पूरा वर्णन स्टेप बाय स्टेप उसने किया था। अब आगे हम पढ़ेंगे शुक्रवार 10 जुलाई 1942। 8 जुलाई से लिखना शुरू किया। लिखती है मेरी प्यारी किट्टी, मैंने घर के लंबे चौड़े बखान के साथ हो सकता है कि तुम्हें बोर कर दिया हो, लेकिन मैं अभी भी यही सोचती हूँ कि तुम जानो हम कहाँ आ पहुँचे। कहे कि भाई मैंने इतना सारा गलियारों का, सीढ़ियों का, लैट्रिन का, बाथरूम का, किचन का, ऑफिस का, बैंक का, स्टोर रूम का वर्णन कर दिया है कि हो सकता है तुम बोर हो गई हो, सुनने वाले बोर हो गए हो, पढ़ने वाले बोर हो गए हो, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम जानो कि हम लोग कहाँ हैं, कहाँ आप पहुँचे हैं और यहाँ कैसे आप पहुँचे, इसके बारे में तुम्हें आगे के पन्नों में से पता चला कि हम क्यों आए, कैसे आए। लेकिन पहले मैं अपना किस्सा जारी रखूंगी। मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है। (263) प्रिंसन ग्रास में हमारे पहुंचने पर मिए तुरंत हमें लंबे गलियारों से सीढ़ियों के ऊपर दूसरी मंजिल पर और फिर एनेक्सी में ले आया। ये 263 प्रिंसन ग्रास एड्रेस है उस भवन का। ये लोग जैसे ही वहाँ बाहर आए कि मिए पाई और उन लोगों को ऊपर ले गए जहाँ इन लोगों को रुकना था। उसने हमें अकेला छोड़ा और हमारे पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। मार्गोट अपनी साइकिल पर पहले ही आ चुकी थी। मार्गोट तो मियप के साथ पहले आ चुकी है, मम्मी पापा के साथ है। तो जैसे आई तो मियप इनको भी ले जाए, फिर अंदर करके दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। आ चुकी थी और हमारी राह देख रही थी, यानी इनका राह देखना मतलब प्रतीक्षा करना। हमारी बैठक और दूसरे कमरे सामान से ठूसे पड़े थे। जो इनका डाइनिंग रूम है और जो कमरा है वो सब सामानों से, जो अभी तक जो धीरे धीरे पिछले कई महीनों सामान आ रहा था वो सब बस आकर के उसे ही रखा जा रहा था, सब भरे पड़े थे। कहीं तिल धरने की भी जगह नहीं थी, यानी थोड़ा सा भी जगह नहीं था। पिछले महीनों में जो कार्डबोर्ड के बक्से ऑफिस में भेजे गए थे चारों तरफ फर्श पर, बिस्तरों पर फैले पड़े थे। कार्टून जो आए थे वो सब यहाँ फैले पड़े हैं। छोटा कमरा फर्श से छत तक कपड़ों से अटा पड़ा था। उस रात अगर हम ढंग से सोने के बारे में सोचते तो ये सारा सामान तरतीब से लगाने की ज़रूरत थी। मतलब बेतरतीब से बेढंगा सब सामान इधर उधर पड़ा था कि अगर अब उन्हें सोना हो तो सारा सामान अलग तरतीब से, यानी सिस्टम से रखना होता। हमें सफाई का काम तुरंत शुरू कर देना था। भाई रात में सोना भी है, दिन में आए तो इसको सामान लगाना है, इधर उधर साफ सफाई करना है। माँ और मार्गोट की तो हाथ हिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। मार्गोट ज़्यादा थकी हुई थी, साइकिल से आई थी।
और आकर के कुछ काम कर रहे थे। वे बिना चादरों वाली गद्दियों पर ही पसर गए, सोफा पर, वहीं जाकर सो गए, थकी, बेहाल और पस्त। लेकिन पापा और मैंने सफाई का मोर्चा संभाला और तुरंत जुट गए। जब पापा और एनी ने सफाई कम करने शुरू कर दिया। हम सारा दिन पैकिंग खोलते रहे, अलमारियां भरते रहे। सारा दिन ये जो कार्टून भर भर के आया था कई दिनों से, उसको खोलते रहे और अलमारी में सब भरते रहे, कीले ठोकते रहे और तमाम सामान ठिकाने से लगाते रहे। आखिरकार थक कर चूर हो गए और साफ बिस्तरों पर ढह गए। थक गए ये दोनों लोग भी और बिस्तरे पर पड़ गए। हमने पूरे दिन में एक बार भी गर्म खाना नहीं खाया था, लेकिन परवाह किसे थी। यानी ताज़ा खाना जो पहले से बनाना, घर से बनाना के लिए वही लोग खाए, यहाँ अभी खाना नहीं बना। लेकिन जब थक जाए तो भोजन की भी आवश्यकता नहीं है। ये लोग वही जो ठंडा खाना था सुबह का बना हुआ वही खा करके सोए। माँ और मार्गरेट की थकान के मारे बुरी हालत थी और पापा और मुझे फुर्सत नहीं थी। मंगलवार की सुबह हमने पिछली रात के छोड़े हुए काम को पूरा करना शुरू किया। सोमवार को आई थी, फिर मंगलवार को जो काम अधूरा था, अभी सिस्टमेटिक नहीं हुआ था, उसको उन्होंने शुरू किया। बेप और मीएप हमारे राशन कूपनों से शॉपिंग करने गए और पापा ने ब्लैक आउट वाले पर्दे लगाए। तो मीएप थी और बेप थी, वो कूपन मिला था सबको कि आप इतना ही राशन ले सकते हैं। वहाँ पर राशन लेने गई, पापा पूरा पर्दा लगा रहे हैं ब्लैक कि बाहर से कुछ न दिखे। मैंने रसोई का फर्श रगड़ रगड़ कर साफ किया, पोछा लगाया फर्श पर। सवेरे से रात तक हम लगातार काम में जुटे रहे। अगले दिन भी सोमवार को भी आए तभी से काम पर जुट गए और मंगलवार को भी दिन भर ये जुटे रहे। बुधवार तक तो मुझे यह सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली कि मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है। जब काम में आप व्यस्त रहते हैं तो आपको कुछ नहीं सोचने का समय मिलता है। ये नहीं सोच पाई कि मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया, मैं कहाँ आ गई हूँ, मेरे सारे दोस्त छूट गए, मेरा स्कूल छूट गया, मेरा पढ़ाई छूट गया, सब कुछ छूट गया। अब हम इसी कमरे में रहेंगे, बाहर न जाना है, ना किसी से बात करना है, ना किसी से मिलना न जुलना है। अब गुप्त एनेक्सी में आने के बाद पहली बार मुझे थोड़ी फुर्सत मिली कि तुम्हें बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो चुका था। बुधवार से डायरी लिखना शुरू किया, क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे फुर्सत मिला है कि मैं बताऊं तुम्हें कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो गया, क्या बदलाव आ गया और क्या होने जा रहा है। तुम्हारी एन। उस दिन तक को इतना ही लिखा। शनिवार 28 नवंबर 1942। अब बीच के जो 10 डायरी पन्ने हैं वो इसमें नहीं दिया है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में ये पूरा एक नावल है। कई पार्ट में एन फ्रैंक की डायरी नावल पूरा पढ़ना हो तो एक नावल आप पढ़ सकते हैं। फिर 28 नवंबर की बात करती है, लगभग 5 महीने बाद हम इन दिनों बिजली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे। भाई घर पे बैठे हैं, कुछ करना है नहीं तो चलो दिन भर टीवी देखना है, कुछ बनाना है, खाना है, लाइट ऑफ रहेगा, और अपने राशन से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। वहाँ सब कुछ प्रीपेड था, बिजली भी प्रीपेड, राशन भी प्रीपेड। फिक्स है कि नहीं आपको 10 किलो 15 किलो राशन, जैसे सरकारी कोटा पर राशन मिलता है कि फिक्स, आप उससे अधिक नहीं ले सकते हैं। अब चाहे उसमें आप महीने भर चलाइए
चाहे 2 दिन में खा जाइए, चाहे साल भर चलाइए, कोई आपसे पूछने नहीं जाएगा, लेकिन उससे अधिक राशन नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि ये लोग राशन भी ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके थे, बिजली भी ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके थे। नतीजा यह होगा कि और अधिक किफ़ायत और हो सकता है बिजली भी कट जाए। कह रहे हैं कि अब यह नौबत आ गई कि अब हमें और ज़्यादा किफ़ायत बचत करना है। किफ़ायत यानी बचत करना है, नहीं तो हो सकता है कि हमारा बिजली कनेक्शन कट जाए। एक पखवाड़े के लिए कोई बिजली नहीं, कितना मज़ेदार ख्याल है। क्योंकि अभी महीना पूरा होने में लगभग 1 हफ्ता बाकी है और तब तक बिजली नहीं आएगी। तो सोचो, कल्पना करो कि 1 हफ्ते बिजली नहीं है तो क्या हाल होगा। आज के ज़माने में तो लोग पगला जाएंगे, मोबाइल चार्जर नहीं मिला, उनका मोबाइल चार्ज कहाँ से होगा। लेकिन कौन जानता है यह अरसा इससे कम भी हो सकता है या इससे अधिक भी हो सकता है। या जो समय है 1 हफ्ते का करें तो उससे हो सकता है कम भी होगा। अगर हम किफ़ायत से चलें तो उससे कम में भी हो सकता है। बहुत अंधेरा हो जाता है 4 साढ़े 4 बजते ही, क्योंकि चारों तरफ वो ब्लैक शीशा लगा हुआ है, ब्लैक पर्दा लगा हुआ है, तो 4 साढ़े 4 बजते ही अंधेरा हो जाता है रूम में। तब हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए वह वक्त हम उल जुलूल हरकतें करके गुजारते हैं। जब अंधेरा हो गया, लाइट जलाना नहीं है, पढ़ नहीं सकते थे, तो अब इधर उधर की बातें, उल जुलूल की बातें होता रहता है, हंसी मजाक खेल कूद। हम पहेलियाँ बुझाते हैं, अंधेरे में व्यायाम करते हैं, अंग्रेजी या फ्रेंच बोलते हैं और किताबों की समीक्षा करते हैं। क्या उस खाली टाइम में होगा भाई? बुझनी बुझाना, किताबें पढ़ना, व्यायाम करना, योगा करना। हम कुछ भी करें थोड़ी देर बाद बोर लगने लगता है। भाई एक ही काम कब तक करते रहेंगे? रोज़ एक ही काम करते करते बोर हो जाता है। कल मैंने वक्त गुजारने का एक नया तरीका खोजा। कल इन्होंने वक्त गुजारने का एक नया तरीका खोजा। दूरबीन लगाकर पड़ोसियों के रोशनी वाले कमरों में झांकना शुरू किया। जब अंधेरा दूरबीन लगाती थी और पड़ोसियों के कमरे में देखते थे दूर से। दिन के वक्त हमारे पर्दे हटाए नहीं जा सकते, 1 इंच भर भी नहीं, लेकिन जब अंधेरा हो तो पर्दे हटाने में कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि अंदर लाइट वगैरह तो है नहीं, तो पर्दे आप हटा सकते हैं। मुझे पता नहीं था कि हमारे पड़ोस में इतने दिलचस्प लोग रहते हैं। जब उठा करके देखी तो देखी कि अरे कैसे कैसे लोग हैं। अब उनका वर्णन करते हैं। खैर, हमारे पड़ोसी हैं। मैंने जो पड़ोसी देखे उनमें से एक परिवार डिनर कर रहा था, एक परिवार फिल्म बना रहा था, तो सामने वाले घर में एक दंत चिकित्सक एक डरी हुई बुढ़िया से जूझ रहा था। घुमा घुमा के देखी तो एक घर में देखी तो लोग डिनर कर रहे थे, एक घर में लोग नाटक कर रहे थे, एक घर में एक दंत चिकित्सक रहता था। वो एक बुढ़िया को जो डरी हुई थी, दांत उसका उखाड़ रहा था एकदम से कचकच पीला से लेकर के। मिस्टर डसल, जिनके बारे में कहा गया था कि उनकी बच्चों के साथ बहुत पटती है, अनुशासित व्यक्ति, और वे उन्हें खूब प्यार करते हैं। दरअसल बाबा आदम के ज़माने के अनुशासन मास्टर हैं और लंबे लंबे भाषण देने लगते हैं, जिन्हें सुनकर ही नींद आने लगे। चूँकि मुझ अकेले को ही यह सुख मिला हुआ है कि मैं उनके साथ, महाराज डसल के साथ
यह लंबोतरा संकरा कमरा शेयर करते हैं। और क्योंकि मुझे ही हम 3 बच्चों में आमतौर पर खर दिमाग और तुनक मिजाज समझा जाता है, तो मेरे पास एक यही उपाय बचता है कि उनकी वही पुरानी डांट फटकार और भाषणों की लंबी लंबी उबाऊ श्रृंखला की तरफ कान न धरे। मार्गोट ये और वानदान का पीटर वानदान, ये तीनों लोग वहाँ रहते थे। तो इनको डसल के साथ रहना था। अब बताइए, बच्चों को अनुशासन प्रिय व्यक्तियों के साथ रख दें जो अनुशासन ही है, तो कितना बेचारा रह पाएगा। वो अनुशासन पर लंबे लंबे नैतिक कहानियां सुनाने लगते, भाषण देने लगते, इसमें नहीं रहना। इसलिए इनको रखा है। ये उन तीनों बच्चों में, यानी मार्गोट और पीटर और ये, इनमें ये सबसे खर दिमाग, यानी कि कुछ भी बोल दे, कुछ भी कह दे, डरने वाली नहीं किसी से, तुनक मिजाज झटकी समझा जाता है। तो अब जब इसको उसके साथ कर ही दिया तो कहते कि मेरे पास अभी यही एक रास्ता बचा कि मैं उनकी बातों पर ध्यान ही न दूं, छोड़ो जो कह रहे हैं कहने दो, न सुनने का नाटक करती रहो। ये बात तो खैर मैं फिर भी सहन कर लेती, लेकिन मिस्टर डसल अच्छे खासे चुगलखोर है। भाई बोलेंगे तो कमरे में रहने सुनाए, लेकिन ऐसा मैं बिहेव कर रहा हूँ जैसे कि मुझे सुन नहीं रहा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तो अगर नहीं सुनती उनकी बात तो ये जाकर के उसकी माँ से कह देते हैं। तो जाकर के क्या करते हैं, उनकी माँ से कह देते, चुगली कर देते। इन सारी बातों की रिपोर्ट मम्मी को दे आते। अगर मिस्टर डसल ने मुझे कोई उपदेश पिलाया होता है तो उसे दोबारा से मुझे मम्मी से सुनना पड़ता है। कोई नैतिक कहानी बताते हैं तो कहा कि आज मैंने बताया है इसको, सुनिएगा उसे। तो मम्मी क्या बताया उन्होंने, बताओ जरा। अब नहीं बताया तो कुटैया होगा, तोड़ैया होगा। तो बेचारी को मजबूरी में सुनना पड़ता था। मम्मी से भी सुना, मम्मी को क्या सुनाते थे, फिर मम्मी वही कहानी सुनाती थी, वही नैतिक शिक्षा देती थी। और मम्मी तो कोई लिहाज भी नहीं करती। मेरा और मेरी किस्मत वाकई अच्छी होती है तो मिसेज वान मुझे 5 मिनट बाद बुलावा भेजती है। क्योंकि जब मम्मी के पास आती है, जब मम्मी की बात नहीं सुनती तो मम्मी तोड़ना शुरू करती, पीटना शुरू करती है। लेकिन मिसेज वानदान ये मानती हैं, जानती हैं कि अब वो पिटाने लगे तो 5 मिनट बाद ही अपने पास बुलवा लेती हैं। आ जाओ भैया, इधर आ जाओ, सुनो यहाँ। वे जाकर इन सचमुच मीन मेख निकालने वाले परिवार में आप केंद्र में हो और सारा दिन आपको हर तरफ से दुत्कारा फटकारा जाए तो ये सब झेलना आसान काम नहीं होता। यहाँ जिस परिवार में हमेशा टीका टिप्पणी होता रहा है, हर सभी के कामों में कमियां निकाली जाए और उस परिवार में आप ही केंद्र बिंदु हो कि आप ही को सब लोग दोषी ठहराते हैं, तो वहाँ रहना कितना मुश्किल है ये आप जानते हैं। रात को मैं जब बिस्तर पर होती हूँ तो अपने पापों को और बढ़ा चढ़ाकर बताई गई अपनी खामियों के बारे में सोचती हूँ, तो वे इतनी ज़्यादा होती हैं कि अपने मूड के हिसाब से या तो मैं उन पर हंस सकती हूँ या रो सकती हूँ। जब रात को सोने जाती है तो अपने जो दिन भर के कर्म हैं उनको बढ़ा चढ़ा कर बताया गया कि ये कुछ नहीं करती है, पढ़ती नहीं है, बात नहीं मानती है, काम नहीं करती है। सोचती है तो कहती है कि इतने ज़्यादा होती है तो मूड के हिसाब से या तो लोग अब रोएं, हम रोएं या फिर पढ़ें उसको या तो हंसें उस पर, तो भूल जाना ही सही है। तब मैं इस अजीब से ख्याल के साथ सो जाती हूँ कि मैं जो कुछ हूँ उससे अलग होना चाहती हूँ या मैं उससे अलग तरीके से व्यवहार करना चाहती हूँ जो मैं हूँ या जो मैं होना चाहती हूँ। कहती है कि मेरा व्यवहार है, मैं इसे बदलना चाहती हूँ या उससे अलग होना चाहती हूँ, तो मुझे करना क्या है। इसी ख्याल में बदल जाना चाहिए। भाई लोग डांटते हैं तो सही,
बुरा है तभी डांटते हैं, चलो मैं अपने व्यवहार को बदल ही दें, यही सोचते सोचते सो जाते हैं। मेरी प्यारी किट्टी, अब मैं तुम्हें कितना उलझा रही हूँ, लेकिन मैं चीज़ें एक बार फिर लिखकर तुम्हें काटना पसंद नहीं करती, और इस कमी वाले वक्त में कागज़ को मोड़ तोड़कर रद्दी की टोकरी में डाल देना बिल्कुल मना है। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ यही सलाह दे सकती हूँ कि तुम ऊपर वाले हिस्से को फिर से पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसमें तुम्हें बात का सिरा पैर भी नहीं मिलेगा तुम्हारे। देखिए जो बात है हकीकत कहते हैं दोबारा पढ़ने की जरूरत है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बात नहीं है, उलझोगे झूठ है। अगर पेपर का इफरात होता तो मैं काट के फेंक देती, फाड़ के फेंक देती, दूसरा लिख देती, लेकिन यहाँ पेपर, इस बचत में पेपर भी बचाना है और मैं लिखना भी है। इसलिए जो एक बार बता दिया गया, पढ़ा दिया गया, उसी को बस सुन लो ध्यान से, कम खत्म है, दोबारा मत पूछना। क्लियर है? अब आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगले वीडियो में फिर मैं लेकर के इसका अगला भाग आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।